दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं निधि शर्मा जी, जो इमेज कंसल्टेंट हैं और आप कई बार मिल चुके हैं। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हैं और आज जो हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है और इसके क्या हल हैं, और कब वो समय आता है जबकि उसमें एक फ़ैसला लेना पड़ता है कि अब हम क्या करें। तो इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे निधि जी से। निधि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और नमस्कार सबको। और मैं पहले तो अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सर का अवसर देने के लिए। एक ऐसा माध्यम है शब्द शब्द शैलेंद्र, जिससे हम सब महिलाएं स्पेसिफिकली सर प्रोत्साहित करते हैं कि वो आएँ इस मंच पे और अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करें, ताकि उससे कुछ और लोग भी कुछ नया सीख पाएँ और एटलीस्ट उस हिस्से को इम्प्रूव कर पाएँ जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव भी है सर। थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए। हाँ, तो बिफोर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं और बताना चाहूँगी फिर से अपने बारे में। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ और पिछले 4 साल से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही हूँ इमेज कंसल्टेंसी के बारे में। बेसिकली इमेज कंसल्टेंसी हम काम करते हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में, आपके जितने भी, जैसे सपोज़ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किस तरह के कैटेगरी के लिए, किस तरह के सेगमेंट के लिए किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, सीवी कैसी होनी चाहिए, मेल कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से बात स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल हैं सर जो हमें पता ही नहीं कि लोग हैं उस एरिया में हेल्प करने के लिए। सो इमेज कंसल्टेंट उन सारे एरिया को कवर करता है, अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन को। मेंटल एक यंग कपल से लेके एक ओल्ड एज लोग भी हैं, क्योंकि जीवन के हर एक पहलू, हर एक स्टेज पे ऐसी कुछ ज़रूरतें आती हैं जहाँ कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं ऐसे ही होता था लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग मदद करते हैं उनको उनके अपने आप से मिलाने में सर, क्योंकि ये इनर इमेज, इट इज़ ऑल अबाउट आपकी जो इनर इमेज है और आउटर इमेज को हम अलाइन करने का एक काम करते हैं। तो हम जो विषय है टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, थोड़ा ये बताइए। पहले तो हम सर बात करना चाहेंगे कि एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है। सो एक्चुअली उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा टॉक्सिसिटी क्या होती है। एक नकारात्मकता जो डेवलप होती है किसी भी रिश्ते में। सबसे पहले सर एक रिस्पेक्ट, किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट का होना, रिस्पेक्ट देना। किसी ने सही कहा है, जब आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरा होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट भी इतने सारे केसेस सर जो मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि जो इमेज कंसल्टेंसी सर्विसेज है बहुत ही एक तरह से बहुत ही पर्सनलाइज सर्विसेज होती है, जहाँ पर लोग आके अपने बहुत ही पर्सनल मैटर्स भी डिस्कस करते हैं, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे सपोज़ कोई महिला है, वो अपने ऑफिस जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या उसका बॉस उस पर ट्रस्ट नहीं करता है कि वो इतनी एलिजिबल है कि वो उस जिम्मेदारियों को आगे ले सकता है? इसी तरह रिश्तों में भी होता है सर कि ट्रस्ट अगर हम डेवलप नहीं कर पाते हैं आपसी में, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप डगमगाता है। थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना। आज की डेट में हम लोग बात ही नहीं करते हैं आपस में, वो बहुत ज़रूरी है बात करना। और चौथा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि कंपैशन होना। कंपैशन होना मतलब जीवन में उतार चढ़ाव सब जगह आता है, लेकिन सपोज़ मेरा पार्टनर है, अगर वो जीवन में अच्छा नहीं हो रहा उनके साथ, या हम दोनों लोग वर्किंग हैं लेकिन मेरे प्रमोशन फास्ट हो रहे हैं, उनके प्रमोशन स्लो हो रहे हैं, तो कंपैशन अगर हमारी रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट करेंगे चीज़ों को लेके, रादर देन हम उनकी गलतियों को निकालेंगे। तो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट पहलुओं के बारे में मैंने बताया सर, जिन रिश्तों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये 4 चीज़ें, वही कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके बारे में समझें, विचार करें और उस पर अमल भी करें सर। बेसिकली वो रिश्ते जिनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में ट्रस्ट नहीं होता और एक दूसरे का सम्मान नहीं होता। लड़ाई झगड़े किसी भी स्तर तक जाते हैं कि आप में एक बार कल्पना आती है कि नहीं, अब या तो रिश्ता तोड़ दें या जीवन ख़त्म कर दें, या कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कैसे इसको पहचानें कि अब आपके जीवन में ये स्थिति आ गई है? सर देखिए,
स्थिति, जैसा कि आपने पहला पॉइंट बोला कि जिस दिन आपके रिलेशनशिप में अगर वॉयलेंस आ गया है, मतलब हिंसा आ गई है आपके रिश्ते में, तो वही पहला कदम होना चाहिए, आपको वहीं पर आवाज़ उठा देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है सर, जहाँ पर दो तरह की सिचुएशन है। हम इस समय एक पार्टनर मतलब हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, जैसे केस लेते हैं, उसमें क्या है, या तो वाइफ टोटली इंडिपेंडेंट है, वो भी बराबरी से काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा भी कर रहे हैं आजकल। तो उसमें केस में क्या होता है, हस्बैंड को ऐसा नेगेटिविटी, जेलस फीलिंग आने लगती है और वो अपनी, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में आदमी का ही स्तर ऊपर होना चाहिए, जैसा कि एक धारणा चली आ रही है जिसमें परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन एक अगर हम परसेंटेज की बात करें सर, तो वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है आज के समय में भी, कि पुरुषों को हमेशा से लगता है कि उनका महिलाओं से ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए समाज में, उनको पहले बुलाना चाहिए, उनका नाम पहले आना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो उनके अंदर एक जलस की भावना आती है और फिर वहाँ से ही हिंसा की एक शुरुआत होने लगती है। अगर उस समय महिला इस बारे में कॉल नहीं ले पाती है, या उनको या तो सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है, दूसरा अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, वो फिर भी सोच लेती है कि हाँ हम सेपरेट हो जाएंगे या रिश्ते में हम पीछे हट जाएंगे। तीसरा, सपोज़ महिला डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो महिला के मन में आता है कि मेरा परिवार है, बच्चा है, अगर मैं इनसे अलग हो जाऊंगी तो कैसे घर चलेगा। तो सर मेरा मानना यही है कि वॉयलेंस की एंट्री होती हमें पहले ही उसको फेस करके उससे डिस्कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही रिश्ते में वॉयलेंस आ जाता है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि रिश्ते अब वर्स्ट होने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्थितियाँ होती हैं, इसमें जो नशे की प्रवृत्ति है, उसका कितना रोल होता है? सर नशे की प्रवृत्ति के बारे में मैंने पर्सनली भी इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नशे की जो प्रवृत्ति है उसको हैंडल करना और नॉर्मल जैसे वायलेंस वाली चीज़ों को हैंडल करना एक टोटल दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि नशे में आदमी, जब वो नशे मतलब वो अपने सुध में ही नहीं है, तो उस समय जो एक्ट कर रहा है उसको हम मतलब उस तरह से नहीं अटेंड कर सकते जिस तरह एक नॉर्मल आदमी आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो नशे के केस में हमें पूरी तरह उस आदमी का सहयोग देना चाहिए और उसको एक्चुअली हेल्प करनी चाहिए। ऐसे सेंटर्स हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, सरकार ने भी बहुत प्रयास किया है इस क्षेत्र में, जिसमें ले जाके उस आदमी का उपचार कराना चाहिए सर। लेकिन होता उल्टा है ना, होता क्या है कि जब झगड़े शुरू होते हैं तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आदमी नॉर्मली झगड़ा नहीं कर पाता। जी। तो जब नशे में होता है तो झगड़ा शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो सीरीज बन जाती है। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, सपोज़ हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक, हमें स्किन की प्रॉब्लम है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन जब रिश्तों में कुछ भी तकलीफ़ है तो एक दिन में नहीं स्टार्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप एक ड्यूरेशन होता है, तब उस एक्सटेंट पे वो रिलेशनशिप पहुंचता है जहाँ पर आदमी को इतना हावी हो गया है कि वो नशा करके, वो पर्पसली नशा करके आ रहा है घर में कि उसको इतना स्ट्रांग दिखना है और उसको मारना है या ये चीज़ें करनी है। तो जिस दिन हमें ऐसा जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया ऐसी चीज़ों की लगता है, तो हमें एक्चुअली जाना चाहिए। ऐसे कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी मदद लेनी चाहिए सर। कई बार ये भी देखा गया है कि जिन फैमिली में झगड़े होते हैं या जिन बच्चों ने देखा हुआ होता है, तो वो भी उसी तरीके से इसीलिए सर मैं बोलना चाह रही हूँ, जहाँ वायलेंस की स्टार्टिंग हो, महिला अगर ये सोचती है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और फिर भी परिवार में जुड़ी है उनके साथ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में, अपने परिवार में, क्योंकि बच्चा वो सब चीज़ें अगर बचपन से एक्सपोजर रहेगा तो उस बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, वो देख रहा है अपनी माँ को अपने पिताजी से या जो भी जैसे मार देखते हुए, और वो उन चीज़ों को उनकी माँ रोक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो महिलाओं से इसीलिए तो हम भी इतना महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि शिक्षा एक तो लें, दूसरा अवेयर बने, तीसरा सपोज़ आपने शिक्षा नहीं ली है तो एंटरप्रेन्योर बने। मतलब कुछ सपोज़ आप घर में कुकिंग करते तो कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियली आपके साथ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो एक्चुअली सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ाता है सर। आज की तारीख में महिलाएं आत्मनिर्भर हैं जी, कमाई कर रही हैं, कई बार पुरुषों से ज़्यादा, मतलब पति से ज़्यादा कर रही हैं। एक हालात जब आप वर्किंग होते हो तो वो बनते कि आप बाहर जाते हो जी, बाहर जाते हो, फिर पति का ट्रस्ट खत्म होता है और तमाम बार ऐसे आरोप लगते हैं कि जो
संबंधों को लेके, विवाहितर संबंध है। सर आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये चीज़ होती अजम्पशन। जब हम क्या करते हैं, सपोज हम घर से, मेरी वाइफ उस दिन अच्छे से तैयार होके निकली, एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो अब हस्बैंड अपने आप सोच लेगा कि आज तो ये ज़्यादा अच्छे से तैयार है, आज तो इन्होंने भाई परफ्यूम भी बड़ा अच्छा लगाया है, आज तो हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि वो कहीं ऐसी जगह घूमने जा रही हैं जहाँ मतलब वो सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑफिस की गर्ल्स कोलीग के साथ ही जा रही हो, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं रिश्तों में, मतलब धारणा एक मन में बना लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही करने जा रही है वो। पहली चीज़ तो वो है सर। दूसरा एक होता है सर रिलेशनशिप में रेड फ्लैग। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर रेड फ्लैग मतलब जो ट्रस्ट की भावना है, अगर वो चीज़ आप कई बार प्रयास कैसे करेंगे, प्रयास करने के लिए होता है कि हमने एक कॉमन एक्टिविटी ले ली। सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो हमने एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फिटनेस गोल हमने बना लिया कि चलो दिन भर टाइम नहीं है, एटलीस्ट मॉर्निंग में हम दोनों साथ में जिम जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो सर ऐसे कुछ कॉमन गोल्स हमें बनाने चाहिए जिनमें हम दोनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो, जहां हम एक दूसरे को कुछ ऐसा समय दे पा रहे हैं जिसमें एक हमारा एम भी है और कुछ टाइम बिताना, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हाँ, समय के अभाव से एक सवाल उठता है कि हम बहुत सारा सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं, और वहाँ पे भी चूँकि आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, कई बार किसी का कमेंट किस तरीके का होता है, तो उसमें आपका साथी उसको अलग तरीके से ले लेता है। सोशल मीडिया की क्या भूमिका है इस रिलेशनशिप को और ख़राब करने में? सर सोशल मीडिया का तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा प्रभाव है। चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग खुद ही जैसे जब अपने लोगों को काउंसिल करते तो हम बताते हैं कि पॉजिटिव कॉनोटेशन क्या होता है। मतलब किसी भी बात को कहने के भी सर दो तरीके होते हैं। जैसे अगर सपोज आप लेट आए, कहीं भी कोई आदमी लेट जाता है, तो मैंने उससे बोला कि अच्छा आज लेट हो गए तुम। एक हमने पूछा अच्छा लेट हो गए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो एक सेकंड केस में मैं उसको कंसर्न दिखा रही हूँ लेट आने का, फर्स्ट केस में मैं उसको बोल रही हूँ कि हाँ मतलब कहीं तो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए तुमको मतलब हमने पहले ही डांटना ही बना ली है। तो सर जो सोशल मीडिया भी उसी तरह है। अगर बहुत सारे जिस तरह से ब्यूटी मिसेस और ये वाले पैजेंट भी स्टार्ट हो गए, मैं खुद ही एक पैजेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो जब ऐसी पिक्चर्स या इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये सब लोग देखते हैं तो उनको कुछ पार्टनर्स होते हैं, कपल होते हैं जो उसको बहुत पॉजिटिव में चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ को खुद ही प्रमोट करते हैं कि नहीं नहीं आप भी जाओ, पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगेगा प्लेटफॉर्म पे ऐसे वॉक करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारी महिला को एकदम नेगेटिव में कर देंगे कि देखो वो कितना अच्छे से ड्रेसअप होती है या वो कितना अच्छे से बात करती है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। तो वो जो मैंने कंपैशन वाली बात बोली ना सर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे, किसी का भी कंपैरिजन करेंगे, ये साइकोलॉजी सबके साथ वर्क करती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो बंदा आत्मविश्वास वैसे ही उसको पीछे छोड़ देता है और वो और ही लो हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से अपने जीवन में लें। सिमिलरली अब सोशल मीडिया पे बहुत तरह से वीडियोज़ अवेलेबल है। सपोज़ हमारा इच्छा तो बहुत है कि हम कुछ करना चाहते हैं या हमें भी मन है कि हम अच्छे दिखें, किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है सर। ये मैं नहीं मान सकती हूँ कि कोई भी लेडी ऐसा बोले कि हमको अच्छा दिखना है या अच्छी फोटोग्राफी, क्योंकि अगर कोई भी शादी या कुछ भी होती तो सबसे पहले हम अपनी ही पिक्चर्स देखते हैं कि हाँ हम कैसे दिख रहे हैं, ब्राइड ग्रूम को तो हम बाद में देखते हैं, और ये सत्य है सर। सो सिमिलरली अगर हमारे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि हम सोशल मीडिया देख के प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप उसको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इवन फीमेल के केस में भी होता है कि सपोज़ मेल हैं, वो उतने फिट नहीं हैं, बेचारे दिन भर काम कर रहे हैं, और फीमेल शी इज़ एस्पायरिंग कि उनको एकदम फिट एंड वैसे लोग पसंद है, तो मेल को भी बुरा लग सकता है। तो हमें दोनों की भावनाओं का इक्वली ख्याल रखते हुए और सोशल मीडिया को बहुत ही पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 10 आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं जिनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है जी, उसमें से एक सबसे बड़ा नंबर कारण क्या होता है? सर सबसे बड़ा कारण होता है एक, अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से महिला पुरुष दोनों बराबरी से काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने शहर में नहीं दूसरे शहर भी जाते हैं,
या ऑफिस के ऐसे बहुत सारे गेट टुगेदर होती है जहाँ लोकेशन पे पार्टीज़ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास जिस तरह से लोग आए हैं उसमें ऐसा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ें जो सर हैं, जो वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप में ऐसा हो जाए कि एक बार गलती हो गई, ठीक है, हमें मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ इन्फ्लुएंस हो या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हों, लेकिन बहुत केसेस में सर ऐसा हुआ है कि अगर एकदम ही आपको निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, दैट मीन आप दोनों हैं पार्टनर्स, बट आपको इम्पोर्टेंस ना देके किसी और को लाइफ का हिस्सा ही बना लिया गया पूरी तरह, देन उस केस में सर मैंने हमेशा यही एडवाइस किया है कि उस केस में हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सो एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर चीज़ें हैं वो सबसे बड़ा कारण है, और उसी से मिसट्रस्ट भी स्टार्ट हो जाता है कि ट्रस्ट नहीं होता लोगों में, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, वायलेंस होते हैं। और जितने अब तक मैंने केसेस देखे हैं, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल रीज़न जो एक सेपरेशन का कारण बना है। सर कैसे इसको ना जिंदगी में आए इसको? सर ना इस ज़िंदगी में आने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम पहला बात करें आपस में। हमें एक समय, जैसे हम दोनों वर्किंग है या सपोज़ हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ होम मेकर है, तो कहीं ना कहीं दिन अगर वीक में टाइम नहीं मिलता है, वीकेंड पे कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करें। अगर आप रिलीजियस हैं तो प्लीज़ साथ में मंदिर जाएं। अगर आप क्लब वाले घूमने फिरने वाले हैं तो साथ में आउटिंग करें, परिवार को लेकर आउटिंग पे जाएं। थर्ड, कुछ ऐसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब कुछ ऐसे सपोज़ ड्राइंग है, स्केचिंग है, या मैंने आपको बताया डांस का शौक़ है, तो किसी एक ऐसी एक्टिविटी में इनरोल होना चाहिए दोनों पार्टनर्स का एक साथ, जहाँ दोनों पार्टनर एक कोलैबोरेटिव कुछ कर रहे हैं, जहाँ दोनों का बराबरी से हिस्सेदारी है। और जब हम किसी के साथ एक स्ट्रेस फ्री टाइम बिताते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें आपस में जोड़ता है हमारी चीज़ों को, और हम समझ पाते हैं एक दूसरे के बारे में। दूसरा, एक कंफर्ट लेवल पे जाके, अगर सपोज़ आपसे कुछ गलती हो भी गई है तो एक कंफर्ट लेवल पे जाके बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमसे ये गलती हो गई, तो हम चाहते थे कि एडमिट। तो ऐसी चीज़ों में भी सर बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने देखे हैं जहाँ प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने आपस में एक दूसरे को ट्रांसपेरेंटली बातें की हैं, तो उससे एक विश्वास वापस डेवलप होता है और आदमी उन चीज़ों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। और कभी भी पुरानी चीज़ों को लेके डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो किसी ने सही बोला है, रात गई बात गई। अगर किसी भी रिश्ते को आपको अच्छे से चलाना है तो रात गई बात गई वाला फंडा बहुत वर्क करता है। तो बहुत शुक्रिया निधि जी आपका। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा।